गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम शुरू करते हैं 12th क्लास ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और अवधि की जो वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी एंड ग्रोथ। तो देखिए पढ़ना शुरू करते हैं। किसी देश के निवासी ही उसके वास्तविक धन होते हैं। यही लोग देश के संसाधनों का उपयोग करते हैं और उसकी नीतियाँ निर्धारित करते हैं। अतः एक देश की पहचान उसके लोगों से ही होती है। कि जो मनुष्य है, मानव है, वो प्रकृति का एक सक्रिय संसाधन है और जो पृथ्वी का कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जो उसके प्रभावों से अछूता रहा हो आपका। तो यह जानना आवश्यक है कि किसी देश में कितनी स्त्रियां पुरुष हैं, प्रतिवर्ष कितने बच्चे जन्म लेते हैं, कितने लोगों की मृत्यु होती है, क्या वे नगरों में रहते हैं अथवा गाँव में, वे पढ़ और लिख सकते हैं अथवा वे क्या काम करते हैं। यही वे तथ्य है जिनके बारे में हम इस इकाई में अध्ययन करेंगे। तो जो 21वीं शताब्दी थी, 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में विश्व की जनसंख्या 600 करोड़ से अधिक दर्ज की गई थी। एक नंबर में क्वेश्चन बनता है आपका कि 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में विश्व की जनसंख्या कितनी थी? 600 करोड़ से अधिक दर्ज की गई थी। तो यहाँ हम जनसंख्या के वितरण और घनत्व के प्रारूपों की विवेचना करेंगे कि जनसंख्या का वितरण से अभिप्राय क्या होता है, जनसंख्या के फैलाव से होता है कि पूरी पृथ्वी पर लोग किस प्रकार से रहते हैं। आप देखेंगे कुछ क्षेत्रों में ज़्यादा लोग रहते हैं और कुछ क्षेत्रों में कम रहते हैं आपके। घनत्व होता है कि प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में कितने लोग निवास कर रहे हैं। तो विश्व की जनसंख्या असमान रूप से वितरित है। एशिया की जनसंख्या के संदर्भ में जॉर्ज बी क्रेसी ने एक टिप्पणी की है कि एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग रहते हैं और कम स्थानों पर बहुत अधिक लोग रहते हैं। कि जो एशिया महाद्वीप है आपका, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, तो इसके ऊपर बहुत अधिक स्थानों पर तो बहुत कम लोग रह रहे हैं और बहुत कम स्थानों पर बहुत अधिक लोग रह रहे हैं। तो विश्व के जनसंख्या वितरण के प्रारूप के संबंध में भी यही सत्य है कि जो पूरे विश्व के संदर्भ में देखे तो उसमें भी यही जो जनसंख्या का वितरण पाया जाता है कि विश्व के अधिकतर भागों पर तो बिल्कुल कम लोग रहते हैं और बिल्कुल कम भागों पर अधिक लोग निवास करते हैं। तो देखते हैं विश्व में जनसंख्या वितरण के प्रारूप क्या है। जनसंख्या के वितरण और घनत्व के प्रारूप हमें किसी क्षेत्र की जनांकीय विशेषताओं को समझने में मदद करते हैं। कि जनांकीय विशेषताएं इसमें क्या क्या शामिल होता है। इसमें जैसे जनसंख्या का वितरण, जनसंख्या का घनत्व, जनसंख्या की वृद्धि, मेल फीमेल की संख्या, जो जनसंख्या उसका आयु वर्ग, उनकी श्रम शक्ति, इन सभी विशेषताओं को जनांकीय विशेषताओं में शामिल किया जाता है। तो जनसंख्या वितरण शब्द का अर्थ है भूपृष्ठ पर लोग किस प्रकार वितरित हैं। कि धरातल पर लोगों का फैलाव ही या वितरण क्या कहलाता है, जनसंख्या वितरण कहलाता है। मोटे तौर पर विश्व की जनसंख्या का 90% इसके 10% स्थल भाग पर रहता है। कि मोटा मोटा सा अनुमान लगाए तो विश्व की जनसंख्या का 90% भाग तो कितने क्षेत्रफल, पृथ्वी के 10% भाग पर पाया जाता है। और जो जनसंख्या का 10% भाग रह गया वो 90% भाग पर पाया जाता है। कि जो 90% पॉपुलेशन है वो तो धरातल के 10% भाग पर है और जो 10% पॉपुलेशन है वो धरातल के 90% भाग पर पाई जाती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो जनसंख्या का वितरण क्या है, असमान है। विश्व के 10 सर्वाधिक आबाद देशों में विश्व की लगभग 60% जनसंख्या निवास करती है। इन देशों में 6 एशिया में स्थित है। एशिया के इन 6 देशों को पहचानिए। तो विश्व के जो 10 सबसे अधिक आबादी वाले देश हैं, सबसे अधिक जनसंख्या वाले देश हैं, उनमें पूरे विश्व की 60% जनसंख्या निवास करती है। तो आइए देखते हैं देश कौन कौन से हैं। तो सबसे अधिक पॉपुलेशन वाला है आपका चाइना, उसके बाद इंडिया, यूएसए, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश, रूस और मेक्सिको। देखिए चाइना एशिया में है आपका, इंडिया एशिया में है, संयुक्त राज्य अमेरिका ये भी एशिया में है, संयुक्त राज्य अमेरिका ये नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में, महाद्वीप में है, इंडोनेशिया एशिया में है, ब्राज़ील है जो आपका दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में है, पाकिस्तान एशिया में है, नाइजीरिया ये आपका अफ्रीका महाद्वीप में है, बांग्लादेश एशिया में है, रूस एशिया में है आपका, और मेक्सिको ये भी उत्तर अमेरिकी महाद्वीप में स्थित है। तो ये हैं अत्यधिक सघन जनसंख्या वाले देश। अगर बात करें एशिया के तो चाइना हो गया,
भारत हो गया, इंडोनेशिया हो गया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, रूस। तो ये आपके 6 हो गए जो एशिया में स्थित है। चलिए एक बार देखते हैं महाद्वीपों के बारे में। महाद्वीपों को देखते हैं कौन कौन से महाद्वीप कहाँ स्थित हैं। तो सबसे पहला महाद्वीप ये है आपका एशिया, जो ब्लैक कलर का दिखाई दे रहा है, ये कहलाएगा आपका एशिया। रुकिए एक बार। तो ये वाला है आपका एशिया महाद्वीप। एशिया के साथ लगता ही इसके यहाँ पर है यूरोप। एशिया और यूरोप, अगर इन दोनों को इकट्ठा बोलें तो कहा जाता है यूरेशिया। उसके बाद नीचे वाला ये वाला महाद्वीप है इनका अफ्रीका। तो 3 हो गए, एशिया, यूरोप और अफ्रीका। अब बात करें यहाँ, ये है आपका नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिकी महाद्वीप। ये है आपका साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिकी कॉन्टिनेंट। उसके बाद ये है आपका अंटार्कटिका, अंटार्कटिका जो पूरा का पूरा बर्फ़ से ढका हुआ है। ये है आपका ऑस्ट्रेलिया। अगर इन द्वीप समूह के साथ इसको मिलाकर बात की जाए तो इसे कहा जाता है ओसेनिया। जैसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये छोटे छोटे द्वीप समूह, इन सभी को मिलाकर कहा जाता है ओसेनिया। तो इस तरह से आपके ये 7 महाद्वीप है। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, ये आपके 7 महाद्वीप हुए। अब महासागरों की बात करें तो ये है आपका प्रशांत महासागर। क्योंकि आपकी पृथ्वी क्या है, गोलाकार शेप में है। अगर उसको चपटी सतह पर प्रदर्शित करेंगे तो वो 2 टुकड़ों में अलग हो जाएगी। तो उसी तरह से जो ये वाला भाग है, जो ये वाला भाग है आपका और ये वाला भाग, ये सारा का सारा कहलाता है आपका प्रशांत महासागर। अगर इसको गोलाकार करके जोड़ेंगे तो ये एक दूसरे में जुड़ जाएगा। उसके बाद दूसरा है आपका अटलांटिक ओशन, अटलांटिक महासागर, इसको अंध महासागर भी कहा जाता है। तीसरा है आपका इंडियन ओशन, हिंद महासागर, विश्व का एकमात्र ऐसा महासागर जिसका नाम किसी देश के नाम पर पड़ा है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका आर्कटिक ओशन, आर्कटिक महासागर जो उत्तरी ध्रुव के चारों ओर फैला हुआ है। नेक्स्ट आता है आपका सदर्न ओशन, दक्षिणी महासागर। तो देखिए जो मुख्यतः कौन से हैं, ऊपर वाले 4 हैं। जो नीचे वाला महासागर है ये ऊपर वाले 3, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत, अटलांटिक और हिंद महासागर, इनका जो दक्षिणी भाग है, दक्षिणी भाग में इनका जो पानी पाया जाता है उसको मिलाकर तीनों के, तो उसे नाम दिया जाता है सदर्न ओशन या दक्षिणी महासागर, जो अंटार्कटिका महाद्वीप के चारों ओर फैला हुआ है। तो इसे अंटार्कटिका महासागर भी कहा जाता है आपका। ये थे आपके महाद्वीप और महासागर। तो आइए अब देखते हैं 10 सबसे अधिक जनसंख्या वाले देशों के नाम। तो सबसे पहले बात करें हम, ये है हमारा चाइना, एशिया महाद्वीप है आपका। देखिए एशिया, इंडिया, इंडिया के नीचे कौन सा महासागर है, हिंद महासागर है। इसके आप देख सकते हैं पूर्व की तरफ कौन सा महासागर है, प्रशांत महासागर है। उत्तर की तरफ कौन सा महासागर है, आर्कटिक महासागर है आपका। तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है आपका चाइना है। उसके बाद दूसरे नंबर पर बात करें आपका भारत आएगा। तीसरे नंबर पर पाकिस्तान हो गया आपका। उसके बाद हो गया बांग्लादेश। देखिए बांग्लादेश की लोकेशन ये है आपकी, जो ये वाला है ना यहाँ पर, ये वाला है आपका बांग्लादेश। उसके बाद नेक्स्ट हो गया आपका रूस हो गया है। नेक्स्ट हो गया आपका इंडोनेशिया। तो इस तरह से ये 6 देश हो गए, चीन, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, रूस और इंडोनेशिया। तो एशिया महाद्वीप में ही विश्व की लगभग 60% जनसंख्या निवास करती है आपकी। नेक्स्ट बात करते हैं, ये है आपका जो ये वाला है, ये वाला है आपका उत्तर अमेरिकी महाद्वीप, नॉर्थ अमेरिकी कॉन्टिनेंट। और ये वाला है आपका दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप आपका। ये उत्तर अमेरिका है, इसके नीचे की तरफ यहाँ से शुरू हो जाता है दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप। तो जो उत्तर अमेरिका है इसके मुख्य देश कौन कौन से हैं, ये है आपका कनाडा, ये वाला है आपका कनाडा देश। उसके बाद ये है आपका यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। और ये है आपका
मैक्सिको। मुख्यतः ये 3 बड़े देश हैं आपके। ये आपका अलास्का है जो किसका पार्ट है, आपका यूएसए का पार्ट है। उसके बाद अब देखते हैं जो उत्तर अमेरिकी महाद्वीप में अधिक जनसंख्या वाले देश कौन से थे। एक तो था आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, ये आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। उसके बाद दूसरा था आपका इसमें मैक्सिको, आपका ये है आपका मैक्सिको। अब दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप की बात करें तो इसमें अधिक जनसंख्या वाला था आपका ब्राज़ील। नेक्स्ट है हमारा, ये है अफ्रीकी महाद्वीप और ये है अफ्रीका के अलग अलग कलर के जो देश पाए जाते हैं। तो इसमें अधिकतम जनसंख्या वाला देश था आपका नाइजीरिया। तो ये लोकेशन है आपके नाइजीरिया की, जो ये वाला एरिया है, ये वाला है नाइजीरिया आपका। तो ये थे सबसे अधिक जनसंख्या वाले 10 देश। तो अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जनसंख्या का घनत्व। जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं। तो जनसंख्या का घनत्व, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, तो भूमि की प्रत्येक इकाई में उस पर रहने वाले लोगों के पोषण की सीमित क्षमता होती है। अतः लोगों की संख्या और भूमि के आकार के बीच अनुपात को समझना आवश्यक होता है। यह अनुपात जनसंख्या का घनत्व कहलाता है। यह सामान्यतः प्रति वर्ग किलोमीटर रहने वाले व्यक्तियों के रूप में मापा जाता है। कि जनसंख्या का घनत्व वह माप है जो किसी एक क्षेत्र की जनसंख्या और वहाँ के क्षेत्रफल के बीच अनुपातिक संबंधों को व्यक्त करता है। कि किसी एक क्षेत्र की जनसंख्या कितनी है और उस क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना है, इन दोनों की सहायता से ही जनसंख्या घनत्व का पता लगता है। तो इसे प्रति इकाई क्षेत्रफल पर व्यक्तियों की संख्या द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। कि प्रति इकाई की प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में कितने लोग रह रहे हैं, उसके द्वारा जनसंख्या घनत्व को प्रदर्शित किया जाता है। तो इसको निकालने का फॉर्मूला है जनसंख्या डिवाइड बाई क्षेत्रफल। कि किसी प्रदेश या देश की कुल जनसंख्या को, किसी प्रदेश या देश की कुल जनसंख्या को उस प्रदेश या देश के क्षेत्रफल से भाग देकर वहाँ की जनसंख्या का घनत्व निकाला जाता है। इसे अर्थमेटिक डेंसिटी या गणितीय घनत्व भी कहा जाता है। जैसे एक एग्जांपल दिया गया कि एक कै प्रदेश है, कै प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, 100 वर्ग किलोमीटर है। एक वर्ग कितना होता है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है। तो कोई 100 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र लिया है, एक 100 वर्ग किलोमीटर का। और इसमें जनसंख्या कितनी निवास कर रही है, इसमें निवास कर रहे हैं 1,50,000 लोग आपके। तो जनसंख्या घनत्व कैसे निकालेंगे, तो 1,50,000 है जो, इसको 100 जो जनसंख्या क्षेत्रफल था 100 उससे भाग दे देंगे। तो इससे क्या आ जाएंगे, 1500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में वहाँ पर निवास कर रहे हैं आपके। कोई और एग्जांपल लेते हैं। जैसे हम देखते हैं 2011 में जो दिल्ली है, दिल्ली का जो क्षेत्रफल है वो है 1483, 1483 वर्ग किलोमीटर, किलोमीटर स्क्वायर। ये दिल्ली का क्षेत्रफल है आपका। और 2011 में दिल्ली की जनसंख्या थी 1,67,53,235। ये थी 1,67,53,235 जनसंख्या थी। तो आप दिल्ली का जनसंख्या घनत्व कैसे निकालेंगे, तो जनसंख्या घनत्व निकालने के लिए क्या करेंगे, ऊपर लिखेंगे हम 1,67,53,235 और इसको भाग किससे करेंगे, भाग करेंगे जो क्षेत्रफल कितना है 1,483 से, इससे भाग दे देंगे। और जब इससे इसको भाग देंगे तो ये आएगा 11,297 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर।
तो दिल्ली का जनसंख्या घनत्व कितना हुआ, 11,297 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में वहाँ पर निवास कर रही हैं। तो इस तरह से हम किसी भी क्षेत्र का जनसंख्या घनत्व निकाल सकते हैं। हमें उस क्षेत्र की जनसंख्या का पता होना चाहिए, उस क्षेत्र का क्षेत्रफल का पता होना चाहिए। उस क्षेत्र की जनसंख्या को उस क्षेत्र के क्षेत्रफल से भाग देकर किसी भी स्थान की पॉपुलेशन डेंसिटी याद कर सकते हैं। तो कै प्रदेश के बारे में पता चल गया। नीचे दी गई तालिका को देखिए, आप अवलोकन कर सकते हैं कि एशिया में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है। कक्षा में चर्चा करें कि क्या कारण हो सकती हैं। तो देखिए, जो एशिया है, एशिया में मुख्यतः जो नदी घाटियाँ पाई जाती हैं, तो नदी घाटियों का क्षेत्र हो गया। तो नदी घाटियों के क्षेत्र होने के कारण यहाँ पर अधिकतर उपजाऊ ज़मीनें पाई जाती हैं, समतल मैदान है। दूसरा, अनुकूल जलवायु पाई जाती है। अनुकूल जलवायु होने के कारण फसलों के लंबे वर्धन काल हैं। एक ही सीज़न में हम जैसे चावल की 3-3, 4-4 फसलें लेते हैं। दूसरा, जो भूमि समतल है, ट्रांसपोर्टेशन आसान है, तो इस वजह से वहाँ पर औद्योगिकरण भी ज़्यादा फैला है, नगरीकरण का विकास भी ज़्यादा हुआ है। तो इस वजह से जो एशिया महाद्वीप में जनसंख्या अधिक है। देखिए, विभिन्न क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व दिखाया गया है। जो एशिया की 2018 की जनसंख्या ये दी गई है और 2018 का क्षेत्रफल ये दिया है। तो जो जनसंख्या को क्षेत्रफल से भाग देंगे तो क्या निकलाएगा, जनसंख्या घनत्व निकलाएगा। तो एशिया का जनसंख्या घनत्व कितना है, 146 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो जो एशिया की जनसंख्या है पूरे विश्व की जनसंख्या की कितनी है, 59.5% है। उसके बाद अफ्रीका, तो अफ्रीका का जनसंख्या घनत्व है 43 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। यूरोप का ऐसे ही निकलेगा, यूरोप का है 33 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। लैटिन अमेरिका और कैरिबियन द्वीप, लैटिन अमेरिका और कैरिबियन, तो इनका आ जाएगा आपका 32 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो लैटिन अमेरिका में जो आपका दक्षिण अमेरिका और जो मध्य अमेरिका के देश हैं, एवं कैरिबियन जो आपके वेस्ट इंडीज़ वाले, वेस्ट वाले जो द्वीप समूह हैं, जैसे ये आ गया ट्रिनिडाड आ गया, टोबैगो आ गया, तो इस तरह के वो सारे द्वीप समूह शामिल हैं। उसके बाद उत्तरी अमेरिका का जनसंख्या घनत्व 20 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ओसेनिया में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और उसके साथ लगते लगते द्वीप समूह शामिल होते हैं। तो इसका जनसंख्या घनत्व आपका 5 है। तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है एशिया का। एशिया के बाद आता है अफ्रीका, यूरोप, लैटिन अमेरिका, उत्तरी अमेरिका और ओसेनिया है। ये है आपके जनसंख्या का घनत्व। तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला आपका देश है, तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला है एशिया महाद्वीप, सबसे कम वाला है ओसेनिया आपका। तो ये डाटा कब का है, 26/10/2018 को इस साइट से डाउनलोड किया गया है आपका। ये वर्ल्ड पॉपुलेशन का डाटा है। ये आपकी न्यू बुक जो 2019-20 में नया एडिशन है उसके अकॉर्डिंग डाटा है। तो देखिए, मानचित्र द्वारा समझते हैं एक बार। तो नीचे दिए गए मानचित्र को देखिए, ये आपका मानचित्र दिया गया है, इसमें ये इंडेक्स दिया गया है, क्या दिखाई गई है, पॉपुलेशन की डेंसिटी दिखाई गई है यहाँ पर इसमें। तो देखिए, क्या आप अवलोकन कर सकते हैं कि कुछ क्षेत्र वास्तव में सघन बसे हैं। तो 3 तरह के क्षेत्रों के बारे में बात करेंगे। एक तो सघन बसे हुए, ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाले। उसके बाद विरल जनसंख्या वाले, जिनमें बिल्कुल कम जनसंख्या पाई जाती है। तीसरा बात करेंगे मध्यम जनसंख्या वाले। ये तो हो गया सघन जनसंख्या वाले, ये मध्यम जनसंख्या वाले और ये विरल जनसंख्या वाले। तो सबसे पहले बात करते हैं हम सघन जनसंख्या वाले प्रदेशों की, कि क्या आप अवलोकन कर सकते हैं कि कुछ क्षेत्र वास्तव में सघन बसे हैं। ये विश्व के सघन आबादक क्षेत्र हैं जिनमें प्रति वर्ग किलोमीटर 200 से अधिक व्यक्ति निवास करते हैं। तो ये कौन कौन से हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका का उत्तरी पूर्वी भाग। देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका भी देखा था हमने किस महाद्वीप में है, वो है आपके उत्तर अमेरिकी महाद्वीप में है। ये है आपका उत्तर अमेरिकी महाद्वीप। और उसमें जो ऊपर वाला था ये था आपका कनाडा, ये वाला था आपका
यूएसए, और ये वाला था आपका मैक्सिको नीचे वाला। तो ये बीच वाला एरिया जो इसकी बात कर रहा है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका का उत्तर पूर्वी भाग, या हम कह सकते हैं जो आपका कनाडा है इसका दक्षिणी पूर्वी भाग, तो ये वाला क्षेत्र इसमें शामिल होता है। जो ये वाला जो डार्क कलर में दिखाई दे रहा है, ये वाला क्षेत्र इसमें शामिल होता है। तो यहाँ पर जो जनसंख्या क्या है, ज़्यादा पाई जाती है। इसका कारण क्या है कि जो संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तर पूर्वी भाग है, यहाँ पर जनसंख्या का भारी बसाव हुआ। इसका कारण क्या था कि जो यूरोप है आपका, ये वाला महाद्वीप है, ये वाला एरिया, ये वाला कहलाता है आपका यूरोप। तो जो यूरोप के अटलांटिक मार्ग से, यूरोप से अटलांटिक मतलब ये वाला जो महासागर है, ये वाला कौन सा है, अटलांटिक ओशन कहलाता है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ये वाला है अटलांटिक ओशन आपका। ये वाला, ये था आपका यूरोप, ये है आपका यूएसए, ये वाला एरिया है जो सघन बसा हुआ है। तो जो यूरोप से अटलांटिक मार्ग से होते हुए, ये अटलांटिक महासागर है, इस मार्ग से होते हुए अधिक संख्या में जो प्रवासी थे वो आकर यहाँ उत्तर जो संयुक्त राज्य अमेरिका है इसके उत्तर पूर्वी भागों में बस गए, यहीं पर निवास करने लगे। तो इससे यहाँ पर उद्योगों का विकास हुआ, व्यवसाय बढ़ने लगा, नगरीकरण की प्रक्रिया तेज हो गई। तो इस क्षेत्र में आर्थिक संभावनाएं बढ़ने लगी, और जैसे जैसे आर्थिक संभावनाएं बढ़ने लगी तो जनसंख्या यहाँ पर अधिक इकट्ठा होने लगी। उसके बाद दूसरा है यूरोप का उत्तर पश्चिमी भाग तथा दक्षिणी। तो दूसरी बात करें तो सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र कौन सा है, ये था हमारा यूरोप, ये है हमारा यूरोप। यूरोप का तो उत्तरी और पश्चिमी भाग, ये हो गया पश्चिमी और ये हो गया दक्षिणी भाग, तो ये अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र हैं। तो जो पश्चिमी यूरोप है, यहाँ पर क्या खनन और निर्माण उद्योगों का विकास हुआ, यहाँ की जलवायु उत्तम थी, उत्तम होने के कारण जनसंख्या यहाँ पर अधिक इकट्ठा होने लगी, और यही सघन जनसंख्या वाली पेटी बन गई आपकी। उसके बाद है आपका दक्षिणी पूर्वी और पूर्वी एशिया के भाग। अब आते हैं एशिया में आपका, तो जो ये वाला एरिया है, यहाँ से होता हुआ ये वाला कहलाता है आपका एशिया महाद्वीप। तो एशिया के कौन से भाग हैं, एशिया के दक्षिणी पूर्वी और पूर्वी एशिया, दक्षिणी पूर्वी और पूर्वी एशिया के भाग शामिल हैं। तो दक्षिणी पूर्वी और पूर्वी एशिया के ये वाले भाग इसमें शामिल होते हैं। तो इसमें जैसे चाइना हो गया आपका, इंडिया हो गया, इंडोनेशिया का जैसे जावा द्वीप समूह हो गया, बांग्लादेश हो गया, सिंगापुर हो गया, जैसे जापान हो गया इत्यादि प्रमुख ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर अधिकतम जनसंख्या का जमाव पाया जाता है। तो ये मुख्यतः जो नदी घाटियों के क्षेत्र हैं, तो नदी घाटियाँ बहती हैं, नदी घाटियाँ पाई जाती हैं, उपजाऊ मिट्टी के मैदान हैं। दूसरा यहाँ पर अनुकूल जलवायु पाई जाती है, अनुकूल जलवायु के कारण जो फसलों के लंबे वर्धन काल होते हैं। दूसरा अब प्लेन एरिया है, तो प्लेन एरिया होने के कारण ट्रांसपोर्टेशन की अच्छी फैसिलिटी है, इंडस्ट्री लगा सकते हैं, अर्बनाइजेशन नगरीकरण हो सकता है इस क्षेत्र में। तो इस वजह से इन्हीं सभी विशेषताओं के कारण इस क्षेत्र में जनसंख्या का सघन जमाव पाया जाता है। तो ये थे आपके सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र। अब बात करते हैं विरल जनसंख्या वाले प्रदेश, तो जहाँ प्रति वर्ग किलोमीटर एक व्यक्ति से भी कम लोग रहते हैं। तो विरल जनसंख्या वाले प्रदेशों में बात करें तो ये प्रदेश जो धरातल के लगभग 3/4 भाग को घेरे हुए हैं। तो इसमें कौन कौन से भाग शामिल हैं देखते हैं। तो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों के निकट का क्षेत्र हो गया आपका। तो ये हो गया उत्तरी ध्रुव के निकट का क्षेत्र, ये हो गया दक्षिणी ध्रुव जो अंटार्कटिका पाया जाता है ये वाला क्षेत्र। तो यहाँ पर भी बिल्कुल कम जनसंख्या पाई जाती है। तो इनमें कौन कौन से क्षेत्र शामिल होते हैं, तो देखिए ध्रुवीय और उपध्रुवीय क्षेत्र हैं ये। यहाँ पर तापमान, इन क्षेत्रों में तापमान बिल्कुल कम पाया जाता है।
अत्यधिक कम तापमान होता है, फसलों का वर्धन काल बहुत छोटा होता है। तो इन क्षेत्रों में कौन कौन से क्षेत्र शामिल होते हैं? एक तो आ गया आपका कनाडा, तो इनमें शामिल होंगे हमारे ये वाला एरिया, ये है आपका कनाडा का क्षेत्र। कनाडा हो गया, ग्रीनलैंड हो गया, रूस का जो उत्तर वाला भाग, ये साइबेरिया वाला क्षेत्र हो गया। ये वाले सारे के सारे अति ठंडे क्षेत्रों में आते हैं। तो यहाँ पर जो जनसंख्या घनत्व क्या है? विरल पाया जाता है। उसके बाद उष्ण और शीत मरुस्थल, उष्ण और शीत मरुस्थल, ठंडे और जो गर्म मरुस्थल पाए जाते हैं। अगर गर्म मरुस्थलों की बात करें तो जो गर्म मरुस्थल हैं ये हजारों वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले होते हैं। जो ये रेगिस्तानी भाग है, यहाँ पर वर्षा बिल्कुल कम होती है या बिल्कुल नहीं भी होती। इस कारण से इन क्षेत्रों में जल की कमी पाई जाती है। अगर जल की कमी है तो वहाँ पर फसलें भी नहीं मिलेंगी, फसलें नहीं है तो वहाँ पर जनसंख्या बिल्कुल विरल पाई जाती है। तो यहाँ पर केवल कंटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं। तो मुख्य कौन कौन से मरुस्थल हैं? जैसे सहारा हो गया, ये सहारा हो गया आपका, कालाहारी हो जाएगा यहाँ पर, अटाकामा हो जाएगा यहाँ पर दक्षिण अमेरिका में है, थार मरुस्थल हो गया, जैसे इंडिया में हो गया थार मरुस्थल हो गया आपका, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का भाग हो गया ये वाला जो डोटिड वाला भाग है, और जैसे सोनोरन मरुस्थल हो गया आपका। तो ये सारे के सारे क्या हैं? ये गर्म मरुस्थल हैं जहाँ पर विरल जनसंख्या पाई जाती है। दूसरा बात करें ठंडे मरुस्थलों की, तो जो ठंडे मरुस्थल हैं इनमें शामिल होते हैं आपका, एक तो हो गया जैसे गोबी मरुस्थल हो गया, गोबी मरुस्थल हो गया यहाँ पर ये वाला, ये ठंडे मरुस्थल हैं आपके। तकला माकन हो गया इसके पास ही, यहीं पर तकला माकन मरुस्थल हो गया है। तो महाद्वीप के भीतरी भागों में स्थित है। दूसरा वृष्टि छाया प्रदेश भी आते हैं इसमें कुछ, जहाँ पर बिल्कुल कम वर्षा होती है, जैसे रोकीज हो गया जो उत्तर अमेरिका, यहाँ पर रोकीज है। दक्षिण अमेरिका में यहाँ एंडीज पर्वतमाला है, जो इंडिया में यहाँ से जाती है, जो आपकी हिमालय पर्वतमाला है। तो इसके भी जो वृष्टि छाया क्षेत्र हैं जहाँ पर वर्षा नहीं होती, तो वहाँ पर भी जनसंख्या विरल पाई जाती है। विषुवत रेखा के निकट, उसके बाद है विषुवत रेखा के निकट उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों में भी जनसंख्या घनत्व अत्यधिक कम है। जो भूमध्य रेखा है इसके पास वाला क्षेत्र, क्योंकि इन क्षेत्रों में प्रतिदिन वर्षा होती है, सामान्य वर्षा होती है, दोपहर बाद 2 बजे के आसपास वर्षा हो जाती है। तो इस वजह से इन क्षेत्रों में दलदली क्षेत्र पाया जाता है। प्रतिदिन वर्षा होने के कारण यहाँ पर मच्छर वगैरह पैदा हो जाते हैं, बीमारियाँ ज़्यादा होती रहती है। तो दूसरा, ज़्यादा वर्षा होने के कारण इन क्षेत्रों में वन अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, सघन वन पाए जाते हैं। तो इस वजह से इन क्षेत्रों में भी जनसंख्या विरल पाई जाती है आपकी। तो ये थे आपके विरल जनसंख्या वाले प्रदेश। अब तीसरा बात करें तो मध्यम जनसंख्या घनत्व वाले प्रदेशों की। तो ये हैं आपके मध्यम जनसंख्या घनत्व वाले प्रदेश। तो इन दो प्रकारों के क्षेत्रों के बीच मध्यम जनसंख्या वाले क्षेत्र, तो इनमें जनसंख्या घनत्व 11 से 50 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पाया जाता है। तो इनमें आते हैं एशिया में पश्चिमी चीन, जो पश्चिमी चीन का भाग है ये वाला भाग आएगा, ये वाला भाग आएगा। उसके बाद आता है दक्षिणी भारत, भारत में जो दक्षिण वाला भाग है वहाँ पर भी जनसंख्या मध्यम घनत्व पाया जाता है। यूरोप में नॉर्वे और स्वीडन के क्षेत्र, जो ये वाले क्षेत्र हैं, नॉर्वे स्वीडन के कुछ क्षेत्र हैं, इनमें भी मध्यम जनसंख्या घनत्व पाया जाता है आपका। इसके उदाहरण हैं। तो ये था आपका जनसंख्या का वितरण। अब बात करते हैं जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, कि किन क्षेत्रों में जनसंख्या अधिक पाई जाती है, किन क्षेत्रों में जनसंख्या कम पाई जाती है। तो इसके क्या कारण हैं, ऐसे कौन से कारण हैं जो जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं। तो फैक्टर अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। सबसे पहले बात करते हैं भौगोलिक या भौतिक कारकों की, फिजिकल फैक्टर। तो उनमें सबसे पहला है जल की उपलब्धता आपकी। तो जल है वही हमारे जीवन का आधार है। तो जल जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है।
अतः लोग उन क्षेत्रों में बसने को प्राथमिकता देते हैं जहां जल आसानी से उपलब्ध होता है। तो जल का उपयोग पीने के लिए, नहाने के लिए, भोजन बनाने के साथ पशुओं के लिए, फसलों के लिए, उद्योगों के लिए, नौ संचालन के लिए किया जाता है। तो यही कारण है कि नदी घाटियाँ विश्व के सघन बसे हुए क्षेत्रों हुए हैं, कि जो भी जितनी भी पुरानी जो सभ्यताएं विकसित हुई हैं वो सारी की सारी नदी घाटियों के किनारे ही विकसित हुई हैं आपकी। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी प्राणवायु है उसके बाद जल ही जीवन का सबसे महत्वपूर्ण आधार है। तो इस तरह से जल जनसंख्या वितरण को प्रभावित करता है। उसके बाद दूसरा है आपका धरातल रिलीफ भू आकृतियाँ। तो जो लोग समतल मैदानों और वन ढालों पर बसने को वरीयता देते हैं। देखिए, जो धरातल की बनावट होती है, जो वहाँ का रिलीफ होता है, वो भी क्या आर्थिक उन्नति की सीमा निर्धारित करता है। जैसे अगर ऊंचे पठारी और पहाड़ी प्रदेश हैं तो उनकी सतह क्या ऊबड़ खाबड़ मिलेगी, तीव्र ढलान के कारण पर्याप्त स्थान नहीं मिल पाता, अधिक अपरदन होता है, मिट्टी की परत पतली हो जाती हैं, खेती के लिए अनुपयुक्त होती हैं। इसके विपरीत अगर बात करें हम समतल क्षेत्रों की, समतल मैदानों की, तो वहाँ पर उपजाऊ मिट्टी पाई जाती हैं, नदी घाटियाँ पाई जाती हैं, कृषि योग्य भूमि होती है, ट्रांसपोर्टेशन की अच्छी सुविधाएं होती हैं, इंडस्ट्री लगा सकते हैं हम। तो इन सभी कारणों से जो अधिकतर जनसंख्या कहाँ प्लेन एरिया समतल मैदानों पर रहना पसंद करती है। तो देखिए पढ़ते हैं कि लोग समतल मैदानों और वन ढलानों पर बसने को वरीयता देते हैं। इसका मुख्य कारण है कि ऐसे क्षेत्र फसलों के उत्पादन, सड़क निर्माणों और उद्योगों के लिए अनुकूल होते हैं। पर्वतीय और पहाड़ी क्षेत्र परिवहन तंत्र के विकास में अवरोधक हैं, इसलिए प्रारंभ में कृषिगत और औद्योगिक विकास के लिए अनुकूल नहीं होते। अतः इन क्षेत्रों में कम जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। गंगा का मैदान विश्व का सर्वाधिक सघन जनसंख्या वाला क्षेत्रों में से एक है, जबकि हिमालय के पर्वतीय भाग विरल जनसंख्या वाले क्षेत्र हैं। तो इस तरह से धरातल या भू आकृतियाँ भी आपके जो जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं। कि जो आज भी दुनिया की लगभग 90% जनसंख्या, जो पूरे के पूरे विश्व की 90% जनसंख्या आपकी मैदानी क्षेत्रों में बसी हुई है। नेक्स्ट है हमारा जलवायु। तो अति उष्ण और ठंडे मरुस्थल की विषम जलवायु मानव बसाव के लिए असुविधाजनक होती है। कि जो गर्मी और सर्दी, जलवायु का क्या मतलब होता है, गर्मी और सर्दी, इसका मनुष्य के शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, फसलों पर, अन्य जीव जंतुओं पर जो प्रभाव पड़ता है। उसके बाद अगर जलवायु अनुकूल है, हमारे अनुकूल है, तो वो क्या करती है, वो मनुष्य को फुर्तीले, उत्साही, दक्ष और जोश से परिपूर्ण रखती है। अगर जलवायु हमारे अनुकूल या प्रतिकूल है तो उससे क्या होता है, आलसी बन जाते हैं, निर्बल बन जाते हैं, अकुशल बन जाते हैं। तो इसलिए जलवायु भी जनसंख्या वितरण को प्रभावित करती है। तो चलिए देखते हैं कि अति उष्ण और ठंडे मरुस्थलों में विषम जलवायु मानव बसाव के लिए असुविधाजनक होती है। सुविधाजनक जलवायु वाले क्षेत्र जिनमें अधिक मौसमी परिवर्तन नहीं होते, अधिक लोगों को आकर्षित करते हैं। अधिक वर्षा अथवा विषम और रुक्ष जलवायु के क्षेत्रों में भी कम जनसंख्या पाई जाती है। भूमध्य सागरीय प्रदेश सुखद जलवायु के कारण इतिहास के आरंभिक कालों से ही बसे हुए हैं। तो इस तरह से जलवायु भी जनसंख्या वितरण को प्रभावित करती है। कि जहाँ पर अनुकूल जलवायु पाई जाती है वहाँ पर अधिक जनसंख्या रहती है, जहाँ पर प्रतिकूल जलवायु पाई जाती है वहाँ पर जनसंख्या कम पाई जाती है आपकी। नेक्स्ट है आपकी मृदाएं। तो उपजाऊ मृदा कृषि और इससे संबंधित क्रिया के लिए महत्वपूर्ण होती है। देखिए, जो मिट्टी है इसका स्वयं का कोई महत्व नहीं है, फसलों को उगाने का एक माध्यम है मिट्टी आपकी। तो अतः अप्रत्यक्ष रूप से मृदा मनुष्यों और पशुओं के लिए भोजन का आधार है। अगर आपकी मिट्टी उपजाऊ है तो इसमें कृषि और उससे संबंधित क्रियाएं के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए उपजाऊ दोमट मिट्टी वाले प्रदेशों में अधिक लोग निवास करते हैं। जैसे आपकी गंगा, सतलुज, सिंधु, हवांगो, मिसिसिपी, नील इत्यादि नदियां हैं जो ये उपजाऊ मैदानों का निर्माण करती है और उन्हीं उपजाऊ मैदानों में अधिक जनसंख्या पाई जाती है आपकी।
जैसे भारत में गंगा सतलुज का मैदान है, तो भारत के लगभग 14% तक क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। तो गंगा सतलुज का मैदान है जो गंगा और सतलुज नदी का, जो भारत के लगभग 14% तक क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। और इस 14% तक क्षेत्र में भारत की लगभग 33% जनसंख्या निवास करती है। ऐसा क्या कारण है? उपजाऊ मिट्टियाँ। तो क्योंकि ये मृदाएं गहन कृषि का आधार बन सकती हैं। क्या भारत के उन क्षेत्रों के नाम बता सकते हैं जहाँ कम उपजाऊ मृदा के कारण विरल जनसंख्या पाई जाती है? तो देखिए, अधिक जनसंख्या वाले उत्तरी हो गए, जो नीचे की तरफ जैसे जैसे जाते जाओगे आप, तो वहाँ पर क्या पठारी क्षेत्र आएगा। पठारी क्षेत्र, पठारी क्या है? कृषि के लिए नहीं बल्कि खनिजों के लिए प्रसिद्ध होते हैं। तो इस तरह से जो समतल क्षेत्र हैं वहाँ पर अधिक जनसंख्या पाई जाती है जहाँ कम उपजाऊ मृदा, जैसे आपका हिमालय रीजन हो गया, वहाँ पर क्या है? ढालनुमा पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, तो वो क्या है? कृषि के लिए अनुकूल नहीं है, इसलिए उन क्षेत्रों में भी आपका जो जनसंख्या घनत्व है या जनसंख्या वितरण कम पाया जाता है। नेक्स्ट है आपके आर्थिक कारक, इकोनॉमिक फैक्टर। तो देखिए, सबसे पहला आता है मिनरल या खनिज। तो जिन क्षेत्रों में खनिजों के विशाल भंडार पाए जाते हैं, कि जहाँ पर खनिजों के विशाल भंडार मिले, तो वहाँ पर क्या होता है? उनसे संबंधित इंडस्ट्री लगना शुरू हो जाते हैं। तो उन इंडस्ट्री में काम करने के लिए श्रमिकों की आवश्यकता होती है, तो उन वहाँ पर आकर श्रमिक निवास करने लग जाते हैं। अब श्रमिक निवास कर रहे हैं तो उनके लिए भी कुछ सुविधाओं की आवश्यकता होती है। तो उन सुविधाओं को देखते हुए वहाँ पर धीरे धीरे से अन्य जनसंख्या भी वहाँ आकर बसना शुरू कर देती हैं। तो देखिए, पढ़ते हैं। तो खनिज निक्षेपों से युक्त क्षेत्र उद्योगों को आकर्षित करते हैं, कि जहाँ पर कच्चा माल पाया जाता है उद्योगों से संबंधित। तो खनिज निक्षेप पाए जाते हैं, तो युक्त क्षेत्र वहाँ पर इंडस्ट्रियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं और इंडस्ट्री उन्हीं क्षेत्रों में लगना शुरू हो जाती हैं। खनन और औद्योगिक गतिविधियाँ रोजगार उत्पन्न करती हैं, अतः कुशल और अर्धकुशल कर्मी इन क्षेत्रों में पहुँचते हैं और जनसंख्या को सघन बना देते हैं और अधिक जनसंख्या वहाँ निवास करना शुरू कर देती है। इसका एक एग्जाम्पल दिया गया है अफ्रीका की कटंगा जाम्बिया तांबा पेटी। तो जनसंख्या का सघन घनत्व कहाँ पाया जाता है? अफ्रीका में। किस पेटी में? अफ्रीका की कटंगा जाम्बिया तांबा पेटी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका कि अफ्रीका की कौन सी पेटी में सघन जनसंख्या घनत्व पाया जाता है? कटंगा जाम्बिया तांबा पेटी, या कटंगा जाम्बिया तांबा पेटी किस महाद्वीप में है? अफ्रीका में है आपका। उसके बाद नेक्स्ट है आपका नगरीकरण। जो नगर है, नगरों में जीवन की नगरीकरण, अर्बनाइजेशन। देखिए, जो नगर होते हैं, नगरों में जीवन की बेहतर गुणवत्ता पाई जाती है, इसीलिए वहाँ पर जनसंख्या घनत्व भी अधिक पाया जाता है। तो नगरों में हम देखते हैं जैसे रोजगार हो गई, चिकित्सा, शिक्षा सुविधाएं, मनोरंजन की हो गई, परिवहन की, ज्ञान विज्ञान की, कला संस्कृति आदि के विशेष केंद्र होते हैं। तो इन्हीं सभी विशेषताओं के कारण ये लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो इसी कारण से इन क्षेत्रों में जनसंख्या का जो वितरण है वो अधिक पाया जाता है। तो देखिए, पढ़ते हैं। नगर रोजगार के बेहतर अवसर, शैक्षिक व चिकित्सा संबंधी सुविधाएं, परिवहन और संचार के बेहतर साधन प्रस्तुत करते हैं। अच्छी नागरिक सुविधाएं तथा नगरीय जीवन के आकर्षण लोगों को नगरों की ओर खींचते हैं। इससे ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों में प्रवास होता है और नगर आकार में बढ़ जाते हैं। विश्व के विराट नगर प्रतिवर्ष बड़ी संख्या में प्रवासियों को निरंतर आकर्षित करते हैं, अपनी ओर आकर्षित करते रहते हैं। नेक्स्ट है आपका औद्योगिकरण, की जो इंडस्ट्री लग जाती हैं, औद्योगिक पेटियां हैं आपकी। तो जो औद्योगिक पेटियां रोजगार के अवसर उपलब्ध कराती हैं, कि जो इंडस्ट्री लगी हुई हैं वहाँ पर लोग रोजगार की तलाश में जाते हैं और बड़ी संख्या में लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। अब वहाँ पर इंडस्ट्री में लोग काम करते हैं और उनके आसपास ही रहना शुरू कर देते हैं। तो जो श्रमिक हैं उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, जैसे वहाँ पर जो भी सामान बनता है या कच्चा माल आता है उसके लिए परिवहन की आवश्यकता होती है, तो परिवहन परिचालक भी उन क्षेत्रों में रहना शुरू कर देते हैं। जो श्रमिक हो गए, परिवहन परिचालक आदि लोग हो गए, इनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दुकानें भी खुल जाती है,
बैंकों का निर्माण भी हो जाता है, स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए डॉक्टर भी आ जाते हैं, इनके बच्चों वगैरह की पढ़ाई के लिए अध्यापक भी उस क्षेत्रों में चले जाते हैं। तो इन सभी विशेषताओं के कारण वहाँ पर जनसंख्या का वितरण क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है और अधिक जनसंख्या को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इसका एग्जाम्पल दिया गया है जापान का कोबे ओसाका प्रदेश अनेक उद्योगों की उपस्थिति के कारण सघन बसा हुआ है। तो जापान का औद्योगिक प्रदेश कौन सा है, कोबे ओसाका। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो अफ्रीका में कौन सी पेटी थी जहाँ पर अधिक जनसंख्या रहती है, कटंगा जाम्बिया तांबा पेटी। दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके 1-1 नंबर के लिए। उसके बाद तीसरा आता है आपका सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक, सोशियो एंड कल्चरल फैक्टर। तो देखिए, कुछ स्थान धार्मिक अथवा सांस्कृतिक महत्व के कारण अधिक लोगों को आकर्षित करते हैं, कि कुछ स्थान क्या होते हैं जहाँ जो धर्म से संबंधित होते हैं तो वो भी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। जैसे आपका ये कहीं पुराना मंदिर हो गया तो क्या होता है, लोग उसके आसपास के क्षेत्रों में रहना शुरू कर देते हैं, वहीं पर पूजा करते हैं। या आप जैसे मथुरा हो गया आपका, तो इस जैसे आपका हरिद्वार हो गया, तो ये क्या है, हमारे धार्मिक केंद्र है। धार्मिक आस्था से जुड़े हुए लोग उन क्षेत्रों में रहना शुरू कर देते हैं और वहाँ पर जनसंख्या घनत्व या जनसंख्या वितरण अधिक हो जाता है। ठीक इसी प्रकार लोग उन क्षेत्रों को छोड़कर चले जाते हैं जहाँ सामाजिक और राजनीतिक अशांति होती है। कि अगर किसी क्षेत्र में सामाजिक और राजनीतिक अशांति फैली हुई है तो उस क्षेत्र से लोग छोड़कर चले जाते हैं। जैसे जो यूरोप में रहने वाले यहूदी लोग थे तो उनके ऊपर वहाँ अत्याचार किए जाते थे, तो यहूदी क्या हुआ, यूरोपीय देशों को छोड़कर इजराइल में जा बसे और सारे के सारे यहूदी इजराइल में रहने लगे। जैसे अगर बात करें भारत की तो 1947 में भारत का विभाजन हो गया, राजनीतिक अशांति थी, तो इसके फलस्वरूप क्या हुआ, अधिकतर लोगों को एक देश को छोड़कर दूसरे देश में जाना पड़ा। अगर हमारी लोकल बात करें, जैसे जम्मू कश्मीर की बात करें, तो जम्मू कश्मीर में भी जैसे पाकिस्तान के द्वारा जो आतंकवाद फैलाया जा रहा है तो उसके कारण क्या बड़ी संख्या में लोग उस प्रदेश को छोड़कर अन्य प्रदेशों में जा रहे हैं। तो राजनीतिक अशांति भी किसी क्षेत्र की जो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करती है। कई बार सरकारें लोगों को विरल जनसंख्या वाले क्षेत्रों में बसने और भीड़ भाड़ वाले स्थानों से चले जाने के लिए भी प्रोत्साहित करती हैं। कि गवर्नमेंट क्या करती है, कई बार जिन क्षेत्रों में ज़्यादा जनसंख्या हो जाती है, भीड़ भाड़ होती है, तो उनको सस्ती दरों पर किन्हीं अन्य क्षेत्रों में जैसे रहने की सुविधाएं प्रदान करती हैं। तो इस कारण से भी लोग एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। तो ये थे आपके जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। तो इसमें हमने पढ़े हैं भौगोलिक कारक। भौगोलिक कारकों में जल की उपलब्धता, भूआकृति, जलवायु और मृदाएं। आर्थिक कारकों में खनिज, नगरीकरण और औद्योगिक। सामाजिक और सांस्कृतिक कारक में जैसे विस्थापन आ जाएगा आपका, राजनीतिक कारक आ जाएंगे। अब बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जनसंख्या वृद्धि। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जनसंख्या वृद्धि अथवा जनसंख्या परिवर्तन। पॉपुलेशन ग्रोथ और पॉपुलेशन चेंज दोनों एक दूसरे से ही संबंधित है, एक ही मीनिंग है दोनों का। तो देखिए, जैसे जैसे समय बदलता रहता है तो समय के साथ साथ किसी स्थान की जनसंख्या में भी परिवर्तन होता रहता है। यदि उस स्थान पर मानव जीवन के लिए दशाएं अनुकूल हो, वहाँ रह रही जनसंख्या की जो खाद्य आवश्यकताओं की पूर्ति होती रहे, वहाँ पर कोई प्राकृतिक प्रकोप न आए, कोई प्राकृतिक आपदा न आए, तो इन सभी कारणों से वहाँ की जनसंख्या समय के साथ बढ़ती जाती है। यदि इसके विपरीत वहाँ की जो जीवन की दशाएं प्रतिकूल हो जाएं, जीवन जीने के प्रतिकूल हो जाएं, अनुकूल न हो, जैसे वहाँ पर खाद्य जो जनसंख्या उनका पेट भरने के लिए खाद्य पदार्थों की कमी हो जाए, कोई प्राकृतिक विपदा आ जाए, जैसे बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया, जैसे कहीं सुनामी वगैरह आ गई, आपका भूकंप वगैरह आ गया, या पर्यावरण की दशाएं जैसे जलवायु में परिवर्तन हो जाए, तो ये सभी अगर वो प्रतिकूल हो जाए तो उस क्षेत्र की जनसंख्या में कमी आ जाती है। तो किसी क्षेत्र विशेष में किसी निश्चित अवधि के दौरान, कि किसी क्षेत्र विशेष में किसी निश्चित अवधि के दौरान लोगों की संख्या में होने वाली
कमी या बढ़ोतरी को जनसंख्या परिवर्तन या जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है। कि किसी कोई निश्चित समय के अंतराल होने चाहिए, उसके बीच में उस क्षेत्र की जनसंख्या में जो कमी या जो वृद्धि होती है वही क्या कहलाती है, जनसंख्या वृद्धि या जनसंख्या परिवर्तन कहलाता है। तो देखिए पढ़ना शुरू करते हैं। तो जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या परिवर्तन अथवा जनसंख्या परिवर्तन का अभिप्राय किसी क्षेत्र में समय के किसी निश्चित अवधि के दौरान बसे हुए लोगों की संख्या में परिवर्तन से होता है। कि जैसे मान लीजिए हम बात करें 2001 की, 2001 और 2011 की भारत की जनसंख्या की बात करें तो 2001 में जनसंख्या थी आपकी 102 करोड़ थी, 2011 में हो गई 121 करोड़ के आसपास हो गई। तो यही कहलाए जो जनसंख्या में दो निश्चित समय बिंदु हो गए, तो 2001 से 2011 के बीच निश्चित क्षेत्र हो गया भारत आपका, और वहाँ की जो जनसंख्या में जो परिवर्तन हुआ है वही क्या कहलाएगी, जनसंख्या परिवर्तन अथवा जनसंख्या वृद्धि कहलाती है आपकी। यह परिवर्तन धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। कि जो वृद्धि या परिवर्तन होता है ये बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। अगर अनुकूल दशाएं हैं तो वहाँ की जनसंख्या वृद्धि होगी तो परिवर्तन धनात्मक होगा। अगर प्रतिकूल दशाएं हैं तो वहाँ की जनसंख्या कम हो जाएगी और जो जनसंख्या वृद्धि या जनसंख्या परिवर्तन ऋणात्मक होता है। इसे निरपेक्ष संख्या अथवा प्रतिशत के रूप में भी अभिव्यक्त किया जाता है। तो जब इसे प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है तो क्या क्या कहलाती है, वृद्धि दर कहलाती है आपकी, ग्रोथ रेट। जनसंख्या परिवर्तन किसी क्षेत्र की आर्थिक प्रगति, सामाजिक उत्थान, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का महत्वपूर्ण सूचक होता है। तो जो जनसंख्या परिवर्तन का महत्व क्या है कि जनसंख्या परिवर्तन किसी क्षेत्र की जो आर्थिक प्रगति है, उस क्षेत्र का जो सामाजिक उत्थान है, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, इन सभी का भी एक महत्वपूर्ण इंडिकेटर होता है। तो जनसंख्या भूगोल की कुछ आधारभूत संकल्पनाएं दी गई हैं, कि कुछ डेफिनेशन दी गई हैं। सबसे पहले बात करते हैं जनसंख्या की वृद्धि की। तो समय के दो अंतरालों के बीच, समय के, ये सारी की सारी डेफिनेशन है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है सारी की सारी। बोर्ड एग्जाम में इनमें से हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है आपका। तो जनसंख्या वृद्धि किसे कहेंगे, समय के दो अंतरालों के बीच, समय के दो अंतरालों के बीच एक क्षेत्र विशेष में होने वाली जनसंख्या में परिवर्तन को जनसंख्या की वृद्धि कहा जाता है। तो इन्होंने एग्जाम्पल लिया, जैसे हम भारत की 2001 की जनसंख्या, 2001 की जनसंख्या कितनी थी, 102.70 करोड़ को 2011 की जनसंख्या, 2011 की कितनी थी, 121 थी, 121.02 करोड़ में से घटाएं तब हमें जनसंख्या की वृद्धि 18.1515 करोड़ की वास्तविक संख्या का पता चलेगा। तो ये थी डेफिनेशन जनसंख्या की वृद्धि की, कि किन्हीं भी दो समय अंतरालों के बीच एक क्षेत्र में होने वाली जो जनसंख्या में जो परिवर्तन है वही क्या कहलाता है, जनसंख्या की वृद्धि कहलाता है। दूसरा है आपका जनसंख्या की वृद्धि दर। तो यह जनसंख्या में परिवर्तन है जो प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। कि जो जनसंख्या की वृद्धि है जब उसको प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है तो वो जनसंख्या की वृद्धि दर कहलाती है। तो इसको कैसे निकाला जाता है, तो दो समय बिंदुओं के बीच हुए जनसंख्या के परिवर्तन को यदि प्रतिशत में व्यक्त किया जाएगा तो वो कहलाएगा आपका जनसंख्या की वृद्धि दर। जैसे हम निकालते हैं 2001 और 2011 की पॉपुलेशन दी गई है हम, तो 2011 वाली जनसंख्या है 121.02 करोड़, इसमें से हम 2001 की जनसंख्या को घटा देते हैं। तो उसको घटाने के बाद हमें जो संख्या प्राप्त होती है, जैसे 18.15 करोड़ मिली थी, तो 18.15 करोड़ ये क्या हुई, जनसंख्या वृद्धि हुई। तो अब हमें क्या निकालनी है, जनसंख्या वृद्धि की दर निकालनी है। तो जनसंख्या वृद्धि दर निकालने के लिए क्या करेंगे, जो इसको समय के पहला अंतराल, पहला कौन सा था हमारा 2001 में, 2001 में कितनी थी 102.70 करोड़, उससे भाग देकर और 100 से गुना कर देंगे।
तो 100 से गुना करेंगे तो इससे हमारी निकल आएगी जनसंख्या की वृद्धि दर। तो क्या किया है हमने, जो जनसंख्या की वृद्धि हुई थी कि 2011 की जनसंख्या में से 2001 की जनसंख्या घटा दी, तो उससे हमें पता चल गया कि कितनी जनसंख्या बढ़ी, लगभग 18.15 करोड़ जनसंख्या बढ़ गई। तो ये तो हो गई जनसंख्या की वृद्धि। अगर इसकी दर निकालनी है, वृद्धि दर कितने प्रतिशत हुई है, तो क्या करेंगे, इसको जो 18.15 करोड़, इसको जो समय अंतराल था उसके पहले वाला बिंदु लेंगे। तो पहले वाला कौन सा था, 2001 की जनसंख्या यहाँ लिख देंगे और 100 से गुना कर देंगे तो हमें पता चल जाएगी जनसंख्या वृद्धि की दर का पता इससे चल जाता है आपका। तो तीसरा है हमारा जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि, नेचुरल ग्रोथ। तो किसी एक क्षेत्र विशेष में दो समय अंतरालों या दो समय बिंदुओं में जन्म और मृत्यु के अंतर से बढ़ने वाली जनसंख्या को उस क्षेत्र की प्राकृतिक वृद्धि कहते हैं। तो इसको कैसे निकाला जाता है, जन्म में से मृत्यु को घटा दिया जाता है कि जो दो समय बिंदु हैं उनमें जो जन्म दर और जो मृत्यु दर है, सिर्फ जन्म और मृत्यु लिया है हमने, इनके अंतर से जो जनसंख्या में वृद्धि हुई है वही कहलाएगी आपकी प्राकृतिक वृद्धि। उसके बाद नेक्स्ट है जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि, एक्चुअल ग्रोथ। पहले वाली थी नेचुरल ग्रोथ जो प्रकृति के द्वारा हुई थी, और नीचे वाली है आपकी वास्तविक वृद्धि, एक्चुअल ग्रोथ। तो यह वृद्धि तब होती है जब वास्तविक वृद्धि, यह वृद्धि तब होती है जब जन्म मृत्यु के साथ आप्रवास और उत्प्रवास को भी शामिल किया जाता है। तो इसमें जनसंख्या की जन्म और मृत्यु दर के साथ साथ आप्रवास और उत्प्रवास की भी गणना की जाती है, इन माइग्रेशन और आउट माइग्रेशन की भी आपकी। तो जो जन्म है, जन्म के साथ उस क्षेत्र में जो आने वाले हैं इन माइग्रेंट्स हैं उनको जोड़ दिया जाता है, और उसमें से जो मृत्यु है और उस क्षेत्र को जो छोड़कर गए हैं आउट माइग्रेंट्स हैं उनको घटा दिया जाता है। तो एक तरफ तो हो गए जन्म और आप्रवास, जो बर्थ हो गए और इन माइग्रेंट्स हो गए, तो इन दोनों में से क्या घटाएंगे, जो डेथ हो गई मृत्यु और जो आउट माइग्रेंट्स हो गए उन दोनों को घटा दिया जाता है। तो इससे हमें जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि का पता चल जाता है। नेक्स्ट है जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि। तो यह तब होती है जब दो समय अंतरालों या दो समय बिंदुओं के बीच जन्म दर मृत्यु दर से अधिक हो, या जब अन्य देशों से लोग स्थायी रूप से उस देश में प्रवास कर जाएं, तो वो कहलाती है जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि। कि दो समय बिंदुओं के बीच जन्म दर मृत्यु दर से अधिक हो, कि जन्म लेने वालों की संख्या मरने वालों की संख्या से अधिक हो, और दूसरा किसी और क्षेत्र या किसी और देश से लोग आकर उस क्षेत्र में बस जाएं, तो यहाँ पर आकर आने लगेंगे तो इससे भी क्या जनसंख्या बढ़ेगी, तो यही कहलाएगी आपकी जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि। दूसरी है आपकी जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि। यदि दो समय अंतरालों के बीच जनसंख्या कम हो जाए, कि जनसंख्या में कमी हो जाए, तो उसे जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि कहते हैं। यह तब होती है जब जन्म दर मृत्यु दर से कम हो जाए, कि जो मरने वालों की संख्या अधिक हो जाए और जन्म लेने वालों की संख्या कम हो जाए, तो क्या हो जाएगी, ऋणात्मक वृद्धि। इसके साथ साथ हो सकता है कि लोग उस क्षेत्र को छोड़कर किसी दूसरे क्षेत्रों की ओर चले जाएं, या एक देश को छोड़कर दूसरे देशों में निवास कर जाएं, तो इससे भी जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि होती है। तो ये थी जनसंख्या वृद्धि से संबंधित महत्वपूर्ण संकल्पनाएं, आपकी बेसिक कंसेप्ट थे आपके ये पॉपुलेशन ज्योग्राफी के। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जनसंख्या परिवर्तन के घटक, डिटरमिनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज, कि जनसंख्या परिवर्तन के निर्धारित कौन करते हैं। तो इनमें से तीन होते हैं आपके, पहला होता है फर्टिलिटी, दूसरा होता है मोर्टिलिटी, और तीसरा होता है माइग्रेशन या प्रवास। तो जो आपकी प्रजननशीलता फर्टिलिटी होती है उसके अंतर्गत हम शामिल करते हैं जन्म को, मोर्टिलिटी के अंतर्गत मृत्यु को, और तीसरा होता है प्रवास। तो देखिए सबसे पहले जानते हैं फर्टिलिटी क्या होता है, प्रजननशीलता, कि किसी स्त्री अथवा स्त्री समूह द्वारा किसी समय विशेष में कुल सजीव जन में बच्चों की वास्तविक संख्या ही प्रजननशीलता कहलाती है। कि कोई एक स्त्री अथवा स्त्रियों का कोई समूह है
उनके द्वारा किसी विशेष समय में जो कुल जीवित बच्चों की जो संख्या है, जितने जीवित बच्चों को जन्म दिया गया, वही क्या कहलाएगी? प्रजननशीलता कहलाएगी। तो जो प्रजननशीलता है या फर्टिलिटी, उसको मापने की अनेक विधियों प्रयोग में लाई जाती हैं, और उन्हीं में से एक है आपकी अशोधित जन्म दर, क्रूड बर्थ रेट। तो क्रूड बर्थ रेट को कैसे निकाला जाता है? तो किसी वर्ष विशेष में, कोई भी वर्ष लिया, उसमें जीवित जन्मे बच्चों की संख्या को उस वर्ष विशेष के मध्य की अनुमानित जनसंख्या से भाग देकर 1000 से गुणा कर दिया जाता है, और इसी से प्राप्त होती है हमें अशोधित जन्म दर। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी एक वर्ष में प्रति 1000 जनसंख्या के पीछे बच्चों के जन्म की संख्या जन्म दर कहलाती है। कि किसी भी एक वर्ष में 1000 जनसंख्या के पीछे कितने बच्चों ने जन्म लिया है, उनकी संख्या ही क्या कहलाएगी? जन्म दर कहलाएगी आपकी। दूसरा होता है मोर्टिलिटी। मोर्टिलिटी क्या होता है? मृत्यु होता है। तो उसके अंतर्गत शामिल करते हैं मृत्यु दर को। तो मृत्यु दर जनसंख्या परिवर्तन में सक्रिय भूमिका निभाती है। जनसंख्या वृद्धि केवल बढ़ती हुई जन्म दर से ही नहीं, बल्कि घटती हुई मृत्यु दर से भी होती है। तो अशोधित मृत्यु दर किसी एक क्षेत्र की मृत्यु दर को मापने की एक सरल विधि है। तो किसी कहोगे अशोधित मृत्यु दर, तो अशोधित मृत्यु दर, क्रूड डेथ रेट, इसको कैसे निकाला जाएगा? किसी वर्ष विशेष में मृतकों की संख्या, कोई भी एक वर्ष लिया, उसमें मरने वालों की संख्या है, उसको उस वर्ष के मध्य की अनुमानित जनसंख्या से भाग दे देंगे और 1000 से गुना कर देंगे, तो इससे हमें मिल जाएगी अशोधित मृत्यु दर। तो क्या डेफिनेशन बनेगी? अशोधित मृत्यु दर को किसी एक क्षेत्र विशेष में किसी वर्ष के दौरान प्रति 1000 जनसंख्या के पीछे मृतकों की संख्या के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है। कि किसी क्षेत्र विशेष में किसी वर्ष के दौरान प्रति 1000 जनसंख्या के पीछे जन्मों की संख्या कहलाएगी अशोधित जन्म दर, और किसी क्षेत्र विशेष में किसी वर्ष के दौरान प्रति 1000 जनसंख्या के पीछे मृतकों की संख्या कहलाएगी अशोधित मृत्यु दर कहलाती है आपकी। उसके बाद तीसरा आता है आपका प्रवास। देखिए जन्म दर और अशोधित जन्म दर दोनों की यही डेफिनेशन बनेगी आपकी, कि किसी भी एक वर्ष के दौरान प्रति 1000 जनसंख्या के पीछे बच्चों के जन्म की संख्या ही जन्म दर या अशोधित जन्म दर कहलाती है। तीसरा बात करते हैं प्रवास की। तो जन्म और मृत्यु के अतिरिक्त एक और घटक है जिससे जनसंख्या के आकार परिवर्तित होता है, वो कहलाता है आपका प्रवास या माइग्रेशन। तो जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो वह स्थान जहाँ से लोग गमन करते हैं उद्गम स्थान कहलाता है। तो देखिए एक होगा उद्गम स्थान, एक होगा गंतव्य स्थान। उद्गम स्थान मान लीजिए ये ए स्टेशन हो गया और ये हो गया बी स्टेशन। ये हो गया एक नंबर, ये हो गया एक, और उसके बाद एक हो गया, ये हो गया 2 नंबर। तो यहाँ पर कोई व्यक्ति रहता था, यहाँ पर रहता था और वो इस स्थान को छोड़कर यहाँ पर चला गया। तो जिस स्थान को छोड़कर गया ये तो कहलाएगा उद्गम स्थान, और जिस स्थान पर गया है वो कहलाएगा गंतव्य स्थान। कि जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो वह स्थान जहाँ से लोग गमन करते हैं या जिस स्थान को छोड़कर जाते हैं तो वह क्या कहलाएगा? उद्गम स्थान कहलाएगा। और जिस स्थान में आगमन की, जिस स्थान पर वो जाकर रहते हैं या पहुँचते हैं, वो क्या कहलाता है? गंतव्य स्थान कहलाता है। तो जिस स्थान को लोग छोड़कर गए हैं उद्गम स्थान है वो, तो यहाँ से गए हैं तो मतलब यहाँ पर जनसंख्या में कमी हो जाएगी, और जिस स्थान पर गए हैं मतलब गंतव्य स्थान पर गए हैं, यहाँ की जनसंख्या में वृद्धि हो जाती है। प्रवास को मनुष्य और संसाधन के बीच बेहतर संतुलन प्राप्त करने की दिशा में एक स्वतःस्फूर्त प्रयास के रूप में भी निरूपित किया जा सकता है। तो प्रवास स्थायी, अस्थायी अथवा मौसमी हो सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रवास, माइग्रेशन किसे कहते हैं? तो किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह द्वारा
एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बसने को प्रवास कहा जाता है। कि कोई एक व्यक्ति या कई व्यक्तियों का समूह जब एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाकर बस जाता है तो वही कहलाता है आपका प्रवास या माइग्रेशन। तो जो ये माइग्रेशन या प्रवास होता है ये स्थायी भी होता है, अस्थायी अथवा आपका मौसमी हो सकता है, साप्ताहिक हो सकता है, दैनिक हो सकता है, आवधिक, इस तरह से कई प्रकार का हो सकता है। उसके बाद होता है प्रवासी किसे कहते हैं। ये होता है प्रवासी की एक स्थान को छोड़कर जब दूसरे स्थान पर जाकर बस जाते हैं तो प्रवास कहलाता है। प्रवासी माइग्रेंट किसे कहते हैं। जब कोई व्यक्ति जनगणना के समय अपने जन्म स्थान के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान पर गिना जाता है। कि जब कोई व्यक्ति जनगणना होती है ना हर 10 वर्षों के बाद, तो उस समय जब वह अपने जन्म स्थान को छोड़कर किसी अन्य स्थान पर गिना जाता है तो वह वहाँ पर क्या कहलाता है, प्रवासी कहलाता है आपका। तो जो प्रवास की कई धाराएं होती हैं आपकी, जैसे गांव से गांव, गांव से नगर, नगर से नगर और नगर से गांव की ओर, ये हैं आपकी धाराएं। गांव से गांव, गांव से नगर, नगर से नगर और नगर से गांव की ओर हो सकता है। क्या आप महसूस करते हैं कि किसी एक ही व्यक्ति दोनों, एक आप्रवासी और एक उत्प्रवासी हो सकता है। तो आप्रवास क्या होता है, इन माइग्रेशन, और उत्प्रवास आउट माइग्रेशन। तो देखिए आप्रवास, प्रवासी जो किसी नए स्थान पर जाते हैं आप्रवासी कहलाते हैं। प्रवासी जो किसी नए स्थान पर जाते हैं तो क्या कहलाते हैं, आप्रवासी। उत्प्रवास, प्रवासी जो कि एक स्थान से बाहर चले जाते हैं उत्प्रवासी कहलाते हैं। कि जैसे समझते हैं आप्रवास, कि जब लोग अन्य प्रदेशों से आकर किसी प्रदेश में बसते हैं, कि अन्य प्रदेशों से आकर किसी प्रदेश में बसते हैं तो तब उसे आप्रवास या इन माइग्रेशन कहते हैं। कि जैसे अमेरिका से लोग आकर भारत में बस गए तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा आपका आप्रवास या इन माइग्रेशन। दूसरा होता है उत्प्रवास, कि जब लोग किसी स्थान से जाकर किसी दूसरे स्थान पर बसते हैं। उसमें क्या थे, किसी स्थान से अन्य स्थान से आकर किसी प्रदेश में बसेंगे तो क्या कहलाएगा, इन माइग्रेशन। तो जब लोग किसी स्थान से जाकर किसी दूसरे स्थान पर बसते हैं तो उसे आउट माइग्रेशन या उत्प्रवास कहलाते हैं। कि जैसे भारत से विदेशों में जाकर लोग बस गए तो वो क्या कहलाएगा, उत्प्रवास। अगर भारत में आकर रहने लग गए तो आए हैं, इन माइग्रेशन। अगर भारत से बाहर दूसरे देशों में जाकर बसने लगे तो वो कहलाएगा आउट माइग्रेशन या उत्प्रवास कहलाता है आपका। तो लोग बेहतर आर्थिक और सामाजिक जीवन के लिए प्रवास करते हैं। प्रवास को प्रभावित करने वाले कारकों को दो समूहों में विभाजित किया जाता है। तो दो प्रकार के कारक हैं जो प्रवास को प्रभावित करते हैं। एक है प्रतिकर्ष कारक और दूसरे हैं आपके अपकर्ष कारक, पुल फैक्टर और पुश फैक्टर। देखिए अगर बात करें प्रतिकर्ष कारकों की, कि जब लोग शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, मनोरंजन और अन्य जैसे रोजगार, अन्य सभी सुविधाओं की कमी जैसे गरीबी हो गई, भूखमरी हो गई या किसी अन्य कारण से किसी क्षेत्र को छोड़कर किसी दूसरे क्षेत्र की तरफ जाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं आपके प्रतिकर्ष कारक कहलाते हैं। तो जैसे बेरोजगारी, रहन सहन की निम्न दशाएं कहीं पर, राजनीतिक उपद्रव होते हैं, राजनीतिक लड़ाई दंगे, वहाँ की जलवायु अनुकूल नहीं है, प्राकृतिक विपदाएं, प्राकृतिक आपदाएं आ गई हैं, महामारियाँ फैल गई हैं, सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन, ऐसे सभी कारक हैं जिसके कारण लोग किसी क्षेत्र को छोड़कर जाते हैं तो ये कहलाते हैं पुश फैक्टर। दूसरा था अपकर्ष कारक, पुल फैक्टर, कि ऐसी सुविधाएं जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं, कि जो जनसंख्या को अपनी ओर खींचती हैं वो कहलाती हैं अपकर्ष कारक। तो जैसे रोजगार के अच्छे अवसर मिले, रहन सहन की अच्छी सुविधाएं मिले, शांति और स्थायित्व मिले, जीवन व संपत्ति की सुरक्षा मिले, किसी स्थान पर अनुकूल जलवायु मिले, तो ये सभी कारक हैं जो अपकर्ष कारक कहलाते हैं। प्रतिकर्ष कारक
पुश फैक्टर की जो किसी स्थान को छोड़ने के लिए प्रेरित करते हैं, अपकर्ष कारक जो किसी स्थान पर पॉपुलेशन को आने के लिए आकर्षित करते हैं आपके। ये थे पुश और पुल फैक्टर आपके। तो देखिए न्यूज़पेपर की कटिंग है, उसमें पढ़ते हैं कि नगरों की ओर प्रवास पारंपरिक रूप से आयु तथा लिंग आधारित होता है। कि नगरों की ओर जो प्रवास होता है वो आयु अनुसार और लिंग के अनुसार होता है। लिंग मतलब मेल और फीमेल के अकॉर्डिंग। अर्थात कार्यशील आयु समूह के अधिक पुरुष नगरों की ओर पलायन करते हैं। इम्पोर्टेंट है कि जो कार्यशील आयु वर्ग है, कार्यशील आयु वर्ग होता है 15 से लेकर 59 साल तक का। 15 साल से लेकर 59 साल तक की आयु वर्ग के जो लोग हैं उनमें से अधिक पुरुष नगरों की ओर पलायन करते हैं। क्या आप कुछ कारण सोच सकते हैं कि मुंबई की ओर प्रवास करने वाले व्यक्तियों में 22% आपके बच्चे हैं। तो जो नगरों की ओर अधिक प्रवास किसका होता है, वो होता है पुरुष जनसंख्या का होता है, और उसमें कार्यशील जनसंख्या में अधिकतर पुरुष लोग ही नगरों की ओर पलायन करते हैं। तो ये था आपका सेकंड चैप्टर का पार्ट फर्स्ट। जल्दी ही मिलते हैं सेकंड पार्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।